यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? बढ़िया एकदम। हमने लास्ट में संपत्ति का अधिकार जो है उस पर बात की थी, है ना। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हमने देख लिया था कि संपत्ति का अधिकार रखेगा संविधान से सीमित करने के प्रयास जो किए गए थे उन सबको हमने देख लिया था। उसमें हमने शंकरी प्रसाद वाद को देख लिया था। उसके बाद गोलकनाथ वाद को भी हमने देख लिया था। 24वां और 25वां संविधान संशोधन हमने देख लिया था, है ना। आज हम तो उससे थोड़ी सी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए, प्रीव्यू पर समाप्ति। पर्स की समाप्ति। प्रीव्यू पर्स की समाप्ति। अब प्रीव्यू पर्स क्या होता है? तो ये प्रीव्यू पर्स का अर्थ होता है कि भारत में आपको पता है पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देसी रियासतें पाई जाती थी। तो उन देसी रियासतों के जो राजा थे उन राजाओं से कहा गया है कि आप भारत संघ के साथ में विलय कर जाइए। इसके बदले में हम आपको वार्षिक रूप से कुछ आपको आय करवाएंगे, या फिर एक वर्ष में एक रकम फिक्स कर दी गई कि हम आपको 20 लाख रुपए एक वर्ष में देंगे। तो हर वर्ष जो है एक 20 लाख रुपए इन राजाओं को दिया जाता था, जिससे प्रीव्यू पर्स था। तो इस प्रीव्यू पर्स की समाप्ति कर दी गई, है ना। तो इसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसमें आप डैश लगा के पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट आप लिखिए। देखिए आप पहला 26वें संविधान संशोधन से विभूति जल्दी जल्दी आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रीव्यू पर्स की समाप्ति, और उसमें लिख लीजिए प्रीव्यू पर्स की समाप्ति। जल्दी से हेडिंग लगाइए, आप डैश लगाइए, उसमें लिखिए 26वें संविधान संशोधन से प्रीव्यू पर्स को भी समाप्त कर दिया गया। प्रीव्यू पर्स को भी समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। और बैंकों का, हेलो सर, कौन सा बोलिए, सब्जेक्ट है? कौन सा भी, इंडियन इकोनॉमिक्स है कि इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक? की क्लास है। ओके सर। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी दिया गया। कर दिया गया। और लिखिए दूसरा पॉइंट आप लिखिए, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पहले प्रीव्यू पर्स की समाप्ति के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने पहले प्रीव्यू पर्स की समाप्ति के आदेश को घोषित कर दिया था। असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
कर ब्रैकेट में आप लिखिए माधव बाद में माधवराव सिंधिया बाद में इसे घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त तो बैंकीकरण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इंदिरा गांधी के पहले इंदिरा गांधी के पहले प्रयास को उच्चतम न्यायालय ने आरसी कपूर रद्द कर दिया था। रद्द कर इन्हीं निर्णयों को बदलने के लिए इंदिरा गांधी को 24वां संशोधन लाना पड़ा। 24वां 25वां 26वां संविधान संशोधन लाना पड़ा। पुनर्विराम लगाइए। प्रीव्यू पक्ष के अंतर्गत आपको पता है भारत में बहुत सारी रियासतें थी। अब सपोज ये कोई एक रियासत है और इस रियासत को सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप एक काम करिए कि आप भारत के अंदर सम्मिलित हो जाइए, भारत में आपका विलय कर दीजिए। अगर इस रियासत का कोई राजा था तो वो राजा क्यों चाहेगा कि हम दूसरे के अंडर आए? वो चाहेगा कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें। तो वो राजा नहीं चाहता था कि हम भारत के अंदर अपना विलय करें। तो भारत ने क्या किया, इसको कहा कि आप एक काम करिए, आप हमारे साथ हो जाइए, आपका राज्य का विलय भारत के साथ कर दीजिए, बदले में हम कुछ अनुदान दे देंगे, है ना। सपोज एक राशि तय कर दी गई कि हम आपको सपोज भी प्रति वर्ष दे देंगे। तो अब भारत क्या करता था, प्रति वर्ष इस राजा को 20 लाख रुपए दे देता। कहा गया। अब इसी प्रीव्यू पर्स आर्टिकल 41 देते हुए इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि समाज बदलाव, तो इसी समाज लाने के चक्कर में उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए और कहा कि सभी व्यक्ति बराबर रहेंगे, कोई भी विषय तुम 1 धूम 2 धूम 3 मचा दी। 24वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, एक साथ में तीनों संविधान संशोधन खत्म कर दिए। इंदिरा गांधी से पहले भी इस प्रीव्यू पर्स को खत्म किया था, लेकिन जब इसको खत्म करने पर उच्चतम न्यायालय में एक वाद चला गया जिसको हम आरसी कूपर वाद के नाम से जानते हैं। तो आरसी कूपर वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और प्रीव्यू पर्स को बनाए रखा। बदलने के डिसीजन को 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवाया।
तो पॉलिटी क्लास है, हाँ अभी पॉलिटी क्लास है बिकॉज तबीयत खराब है तो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है। अच्छा प्रिया, यस और नो करके मैसेज टाइप कीजिए जल्दी से। प्रीव्यू पर्स क्या? क्या बोल रहे हैं सर, आप समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। प्रीव्यू पर्स जो अभी हमने कंप्लीट किया है, समझ? पीबी पर एक बार ऐसे ही सर बोल दीजिए, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए दोबारा से। अभी जस्ट मैंने कहा। और क्या है कि सपोज अंदर कोई भी एक रियासत है, आपको पता है भारत जो कई सारी रियासतों में बटा हुआ था। अब ये जो रियासतें थी, इन रियासतों को एक काम करिए, अपना राज्य का विलय आप भारत के अंदर कर दीजिए। तो राजा जो है वो क्यों चाहेगा कि हम दूसरे के अंडर आए? तो राजा जो स्वतंत्र रूप से राज करना चाहते थे। तो भारत सरकार ने राजा को एक लालच दिया कि एक काम करिए, आप भारत के अंदर शामिल हो जाइए, बदले में हम आपको वार्षिक रूप से कुछ अनुदान दे देंगे। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए वार्षिक जो है ये तय की गई। अगर राजा भारत के अंदर शामिल हो जाता है, अपने राज्य को भारत के अंदर शामिल कर लेता है, तो बदले में उस राजा को 20 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे माना है। तो इसी को प्रीव्यू पर्स का नाम दिया जाता था, वो काफी समय से रहा था, इंदिरा गांधी ने इसको हटाया था। ठीक है, क्लियर है प्रीव्यू पर्स? ओके। अगला हेडिंग आप चेंज कीजिए। जैसे कल हम देख रहे थे कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है एक दूसरे को टक्कर मार रही थी कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं। तो आखिरकार आगे कौन निकला उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हेडिंग कल आपकी क्लास कहाँ हुई कार्यपालिका थी और सर? कल भी न्यायपालिका आपकी क्लास हुई थी क्या? हुई थी, बात कर रहा हूँ। कल भी आपकी क्लास थी क्या सर? तो नहीं कल नहीं, नई हेडिंग आप लगाइए के बीच संघर्ष। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति आखिरकार बने कैसे। तो थोड़ा सा आप समय में पीछे चलते हैं हम। तो इंदिरा गांधी के पास बहुमत पूरा था। तो उसी बहुमत का लाभ उठाते हुए इंदिरा गांधी जो है वो समाजवाद लाना चाहती थी। और उसके माध्यम से ये जो है इंदिरा गांधी ने न्याय को भी ऐसा कहा कि आप एक काम करिए कि न्यायपालिका जो हमारी पार्टी का समर्थन करिए, हमारी पार्टी के विरोध में कोई भी डिसीजन आप मत दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समाजवाद देश में ला पाए। न्यायपालिका और न्यायपालिका ये दोनों आपस में मिल जाए तो फिर नागरिकों के अधिकारों का हनन तो होना ही। न्यायपालिका उसे बचाने का काम करती है। जब अधिकारों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा तो उसका हनन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इस स्थिति हमें देखने के लिए मिली थी इंदिरा गांधी के समय पे। इंदिरा गांधी जो है न्यायालय से इस बात पे नाराज थी कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुनते, न्यायालय उनकी बात क्यों नहीं मानता। अगर किसी बात का समर्थन किया गया तो न्यायालय भी उसी बात करे, ऐसा इंदिरा गांधी का मानना था। लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं कहता था, न्यायालय कहता था कि हम स्वतंत्र हैं, आप भी काम करिए, अगर वो संविधान के विरुद्ध होगा तो हम उसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो इंदिरा गांधी ने कई सारे संशोधन किए और न्यायिक पुनरावलोकन जो था, यानी कि न्यायालय की जो शक्ति थी न्यायिक समीक्षा की, उसे काफी ज्यादा मात्रा में सीमित करने का प्रयास किया गया, है ना। तो इसी बीच कहा जाता है
बीच में संघर्ष की स्थिति उसके संदर्भ में। आप डैश लगाइए, लिखिए आगे, डैश लगाइए। एक और गांधी ने इंदिरा गांधी न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास किया। दूसरी ओर दूसरी प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध न्यायपालिका प्रतिबंध भी लिखना है। न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही। दूसरी ओर प्रतिबद्ध न्यायपालिका। हाँ, प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही नौकरशाही का नारा दिया। नौकरशाही का नारा दिया। नारा दिया जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार न्यायपालिका और प्रशासन को न्यायपालिका और प्रशासन को दल विचारधारा दल की विचारधारा के प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रतिबद्ध होना चाहिए। होना चाहिए। इस विचार को न्यायिक स्वतंत्रता के प्रतिकूल माना गया। प्रतिकूल माना गया। कि प्रतिबद्ध न्यायालय का विचार लेकिन है कि क्योंकि प्रतिबद्ध न्यायालय क्योंकि प्रतिबद्ध न्यायालय का विचार कि प्रतिबद्ध न्यायालय का विचार समाजवादी देशों में पाया जाता है। समाजवादी देशों में पाया जाता है। Yes, sir. और भारत में न्यायपालिका न्यायपालिका
तटस्थ व निष्पक्ष है। तटस्थ व निष्पक्ष है। निष्पक्ष है। की प्रतिबद्धता, जिसकी प्रतिबद्धता किसी दल के प्रति नहीं, किसी दल के प्रति नहीं है। प्रति है। दल के प्रति नहीं है, अपितु संविधान के प्रति है। संविधान के प्रति है। हो गया। यस सर। देखिए प्रतिबद्ध न्यायालय क्या होता है। इंदिरा गांधी के समय में जो है, इंदिरा गांधी हमेशा से चाहती थी कि मैं समाजवाद लाऊं। वो राज्य की सोच थी कि मैं समाजवाद के लिए काम करूंगी, समाजवाद ला के रहूंगी। अब समाजवाद लाने के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो हो गई। तो नागरिकों के अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम किसे दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है। तो उस स्थिति में के द्वारा का कोई विधि का निर्माण किया जाएगा जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो कर देगा, ऐसे न्यायालय के द्वारा। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है न्यायालय की शक्ति को सीमित करने का काफी ज्यादा प्रयास किया है। इंदिरा गांधी हमेशा से चाहती थी मेरी कर पाए इसका पूरा। तो इस स्थिति में न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को काफी ज्यादा सीमित किया गया था। इंदिरा गांधी ने नारा दिया अच्छाई है, यानी जितने भी IAS IPS वगैरह जितने भी प्रशासन के व्यक्ति हैं देना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय जो है, न्यायालय को भी सरकार का साथ देना चाहिए ताकि वो सरकार की जो नीतियां हैं वो प्रभावी ढंग से कार्य कर पाए। लेकिन अगर सरकार का साथ न्यायपालिका देगी तो हो सकता है कल को सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दे। तो इस स्थिति में फिर हमारे मौलिक अधिकारों को रक्षा कौन करेगा? लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। वहां पर अगर जो है उनका हनन होगा। ठीक है, सो हेडिंग आप चेंज कीजिए। फिर अगला, केशवानंद भारद्वाज वो था जिसने की संपत्ति के अधिकार की कमर तोड़ दी थी। तो क्या था केशवानंद भारद्वाज? हेडिंग आप चेंज कीजिए, केशवानंद भारद्वाज। केशवानंद भारद्वाज। अब ये बात क्या था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको काफी बार बता दिया है, इसी बात पर हम एक बार फिर से जाते हैं। तो देश जब नया नया आजाद हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू जी थे और हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया था जिसे हम नीति निर्देशक तत्वों का नाम देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया गया था कि अभी राज्य के पास में संसाधन जो है वो काफी कम है। तो जैसे जैसे राज्य के पास में संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ काम करेगा। ये बात लिखी हुई है। अब राज्य के पास में संसाधन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो राज्य कुछ काम, तो अब नागरिकों के पास में संसाधन आएंगे कहाँ से? और नागरिकों को कुछ काम भी करना है ना, क्योंकि राज्य के द्वारा कोई काम नागरिकों के लिए नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले इलेक्शन के टाइम पे वो पार्टी ना जीते, ये भी पॉसिबल है। तो राज्य ने सबसे पहला काम किया कि उस समय पे जो भूमि सुधार था उसका काम किया, क्योंकि भूमि पर काफी ज्यादा मात्रा में जमींदारों का राज था। कई सारे व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास में भूमि नहीं थी।
तो कई सारे ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास में सैकड़ों एकड़ भूमि थी। तो जिनके पास में ज़्यादा भूमि से थी, उनसे भूमि को छीना गया और गरीब लोग जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको बाँटा गया। ऐसा करने का प्रयास किया गया। लेकिन सरकार के द्वारा जब कभी भी किसी की भूमि को अधिग्रहित किया जाता, तो संपत्ति का अधिकार संविधान में दिया गया है, वो जमींदार तुरंत न्यायालय में जाता और कहता कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो न्यायालय जो है सरकार के द्वारा किए गए कामों को असंवैधानिक घोषित कर देता था। अब सरकार के द्वारा किए गए कामों को जब असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, तो फिर राज्य कहेगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले इलेक्शन में हो सकता है हमारी पार्टी ना जीते, तो क्या किया जाए। तो उसी पृष्ठभूमि में पहला संविधान संशोधन आता है। पहला संविधान संशोधन आता है और पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची का निर्माण होता है, जिसे हम 9वीं अनुसूची का नाम देते हैं। 9वीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। का थोड़ा इश्यू हो गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो केशवानंद भारती बात की हम बात कर रहे थे, है ना। तो संविधान में 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या रख दिया गया कि अगर कोई भी कानून पारित होता है और उसे हम 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख देते हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। तो बेसिकली 9वीं अनुसूची जो निर्मित की गई थी, इसका मूल उद्देश्य केवल इतना था कि जो भूमि सुधार कानून था उसको इसके अंतर्गत रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। केवल इसलिए ये रखा गया था। तो कई सारे राज्यों ने इसी का फायदा उठा करके भूमि सुधार अधिनियम निर्मित किए, है ना। भूमि सुधार अधिनियम निर्मित किए और कई सारे राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखने के बाद में वो सेफ हो गया, यानी कि न्यायालय उसमें दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार का एक राज्य था जिसका नाम था केरल राज्य। तो केरल राज्य के द्वारा क्या किया गया था, केरल राज्य के द्वारा भी भूमि सुधार के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे और इनके द्वारा निर्मित जो भूमि सुधार अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत केरल में एक मठ है, उस मठ के पास इतनी ज्यादा भूमि थी कि उस भूमि को छीन लिया गया। अब उस मठ के जो स्वामी थे उनका नाम था केशवानंद, भारती। केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती ने कहा कि मठ के पास में जो जमीन थी वो सारी की सारी जमीन जो है वो केरल राज्य के द्वारा छीनी जा रही है। तो केरल राज्य के द्वारा जब इनकी जमीन छीनी गई थी, तो इन्होंने एक याचिका दायर कर दी उच्चतम न्यायालय में। और जब ये याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर रहा था, उस पर फाइनल डिसीजन आया। तो न्यायालय क्या करता है कि सिर्फ एक ही कानून पर या फिर एक ही कानून के लिए वो डिसीजन नहीं देता है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को निगाह में रखते हुए डिसीजन देता है। तो केशवानंद भारती बाद में, मेन मुद्दा तो था भूमि सुधार का, लेकिन यहीं पर कुछ जस्टिस थे, जैसे जस्टिस हेगड़े नाम के, काफी फेमस थे, है ना। जस्टिस सिगरी हेगड़े वगैरह ये सारे थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही फाइनल तरीके से देख पा रहे थे। अभी तक 1973 में केशवानंद भारती वाद का डिसीजन आया था, उससे पहले के जितने गोलकनाथ वाद थे उन्होंने उनको पढ़ा, शंकर प्रसाद वाद को पढ़ा। तो सारे वादों को पढ़ने के बाद में उन्होंने एक फाइनल निष्कर्ष ये निकाला कि शंकर प्रसाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हो,
और संसद जो है वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगर कार्यपालिका या फिर संसद के द्वारा किसी भी भाग में संशोधन किया जाएगा तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है और न्यायपालिका की शक्ति जो है वो कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है देश में तानाशाही बढ़ जाए या फिर तानाशाही स्थापित हो जाए, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे बेसिकली, सॉरी, हमारे जो जज थे न्यायपालिका के, ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है और इतिहास से काफी ज्यादा कुछ सीखते भी हैं। तो इतिहास से इन्होंने एक चीज सीखी थी कि जर्मन का जो तानाशाह था हिटलर, हिटलर ने क्या किया था, बहुमत के द्वारा वो सत्ता में आया था। सत्ता में आने के बाद में उसने उस संविधान को ही फाड़ के जला दिया, ये संविधान को खत्म करके वहां पर तानाशाही शासन की स्थापना करी थी। ये काम उसके द्वारा किया गया था। तो हमारे जो न्यायपालिका के जज थे उनको भी ऐसा ही लगा कि अगर भारत में भी कभी ना कभी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि संसद जो किसी भी भाग में अगर परिवर्तन करती रही तो कल को हो सकता है न्यायपालिका के अधिकार खतरे में पड़ जाए और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाए। तो इससे तो देश में तानाशाही की स्थिति बढ़ जाएगी। तो केशवानंद भारतीवाद में केवल भूमि सुधार अधिनियम के लिए फैसला नहीं दिया गया, बल्कि समय से जो जज हमारे एब्जॉर्व कर रही थी जिन चीजों को, उन सबको एक साथ में मिला करके एक नया डिसीजन निर्मित किया गया। और वो डिसीजन क्या दिया गया था फिर, तो इसके लिए आप हेडिंग चेंज कीजिए, केशवानंद भारतीवाद हेडिंग लगाइए, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, 1973 में आया था। 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे, है ना। डेश लगाइए इसमें, लिखिए आप केशवानंद भारतीवाद को, केशवानंद भारतीवाद को लोकप्रिय रूप में, लोकप्रिय रूप में लोकप्रिय रूप में फंडामेंटल राइट्स केस, फंडामेंटल राइट्स केस, फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, जिसमें जिसमें 24वें, जिसमें 24वें, 25वें और 26वें तथा 29वें संविधान संशोधन को, 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, चुनौती दी गई थी, चुनौती दी गई थी। और न्यायपालिका ने, और न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा, एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा देते हुए कहा, डेश लगाइए। अब क्या कहेगा, अब देखिए केशवानंद भारतीवाद जो था, इसको पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट में 2 केस और कवर किए थे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक था शंकरी प्रसादवाद और एक था गोलकनाथवाद। इन दोनों के जो डिसीजन थे, इन्हीं डिसीजन के आधार पे एक नया डिसीजन केशवानंद भारतीवाद में गढ़ा जाएगा। शंकरी प्रसादवाद में क्या कहा गया कि संसद के द्वारा जो है संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, वो चाहे मौलिक अधिकार वाला भाग ही क्यों ना हो। गोलकनाथवाद में क्या कहा गया था, ये उच्चतम ये
संसद के द्वारा किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो पवित्र माने गए हैं, इस वजह से उसमें संशोधन संभव नहीं है। यही बात कही गई थी। इसके अलावा शंकर प्रसाद बाद में कहा गया था कि संविधायक और विधायी शक्ति की संसद की, ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि गोरखनाथ बाद में क्या कहा गया था कि संविधायक और विधायी शक्ति जो है ये दोनों सेम है, कुछ ऐसा ही कहा गया था। तो भारत के बाद में सारे डिसीजन को मेल दे दिया, और मेल देते हुए क्या कहा, तो देश लगा। पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट आप लिखिए, मूल अधिकारों का संशोधन। इस डिसीजन में भी यही पूछा गया था कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो उसका जवाब क्या दिया, देखिए, मूल अधिकारों का संशोधन, मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया व शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। अब इससे पहले हमने देखा था कि जो 368 है उसके अंतर्गत केवल प्रक्रिया बताई गई है, शक्ति नहीं बताई गई है, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन केशवानंद भारती बाद में सीधा तौर पर न्यायालय ने ऐसा मान लिया है कि उसमें प्रक्रिया भी है और शक्ति भी है ना। तो ये तो राज्य के फेवर में चला गया। तो ये पहला बात सुनते ही तो राज्य गदगद हो गया कि मतलब हम किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, तो हम चाहे तो मूल अधिकारों को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय ने कहा रुको जरा, सब्र करो। तो दूसरी बात न्यायालय ने क्या कही, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, संसद की संविधायक शक्ति व विधायी शक्ति से पृथक है। पुनः ये बात सुनकर राज्य जो है और ज्यादा खुश हो गया कि हम चाहे तो संविधान संशोधन की शक्ति से संविधान के किसी भाग को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये दो बात कही गई तो राज्य तो न्यायालय के सिर पे चला गया, है ना। तो न्यायालय ने कहा रुकिए रुकिए, अभी और भी कुछ कहना है हमें। तो राज्य ने कहा कहिए कहिए, काफी अच्छा लग रहा है हमें, अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, और भी कहिए कुछ। तो उच्चतम न्यायालय ने तीसरी बात और कही। तीसरी बात क्या थी, लिखिए तीसरा पॉइंट, ठीक है, संसद की संविधायक शक्ति के द्वारा संसद की संविधायक शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन मूल अधिकारों का संशोधन संभव है,
संभव है क्योंकि 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 अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में उल्लेखित विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट सुन के तो राज्य एकदम हवा में उड़ गया। उसने कहा कि बस अब तो न्यायालय हमारे हाथ में, हम चाहे तो न्यायालय की कभी भी पावर्स को जो है वो खत्म कर सकते हैं, ऐसा राज्य सोचने लगा। फिर उच्चतम न्यायालय ने एक और बात कही। तो चौथा पॉइंट आप लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए। अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति वह प्रक्रिया दोनों है जिसका अभिप्राय है कि 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है और न्यायालय ने गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया। निर्णय को पलट दिया। पूर्ण विराम लगाइए। अब जैसे ये 4 पॉइंट कहे तो राज्य एकदम खुश हो गया, हवा में उड़ने लगा। उसने कहा कि अब तो बस हमारा राज है, हम चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी भाग में परिवर्तन करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो न्यायालय ने एक चीज और कही है कि अभी रुको, थोड़ा सब्र करो, एक चीज और हमारी सुन भी लो। तो उन्होंने कहा कि आपने जो 25वां संविधान संशोधन किया है उसके बारे में भी कोई डिसीजन सुन लो। तो ठीक है, राज्य ने कहा ठीक है सुनाइए। तो आप भी हेडिंग चेंज कर लीजिए। चलो देखो, जैसा कि ना आज हमारी सैटरडे है और हमारी ना करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स को क्या करेंगे, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, जो पहला हमने ना एडिटोरियल लिया है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे ना, जो आईआर का पोर्शन को आपकी क्या करेगा, कवर करेगा। जिसमें मेनली आप देखोगे ना कि रिसेंट टाइम में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि भारत और जो बांग्लादेश है उनके ना रिलेशंस क्या हो रहे हैं, आपके काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। और इसमें इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंगली, इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली ना
किस तरीके से आपके मेंस के अंदर में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखो, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इनके रिलेशन क्या हो रहे हैं आपके ना, काफी अच्छे हो रहे हैं, तो भारत के ऊपर इस चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो आवाज जो है एक बार आ रही है मोनिका जी, कंफर्म कर देना, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, एडिटोरियल को अपना स्टार्ट करेंगे। चलो आगे देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट बोला गया आपका 13 वर्षों में पहली बार, ठीक है ना, 13 वर्षों में क्या हुआ आपका, ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि अभी तत्कालीन कौन आपके हैं, तो यहाँ से एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका। अभी पाकिस्तान के जो आपके ना विदेश मंत्री हैं, उनका नाम आपका है इसाक डार। ठीक है ना, इसाक डार ने क्या किया है, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार और उनके समक्ष तौहीद हुसैन से मिलने के लिए ढाका का दौरा किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो रहा है आपका, देखो पिछले 13 वर्षों में पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने, है ना, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार आपकी गठित है जिन मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, उनसे क्या हुआ है, उनके समक्ष तौहीद हुसैन से मिलने के लिए क्या किया, उन्होंने ढाका का दौरा किया। यानी कि ये लोग बांग्लादेश की राजधानी में ढाका पहुंचे हैं। आप कहने की पाकिस्तान की विदेश मंत्री की बांग्लादेशी क्या हुई, यात्रा हुई है। यह यात्रा शेख हसीना के शासनकाल 2019 से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बाद नरमी का संकेत है। अब देखो बांग्लादेश में एक समय पे आप देखोगे तो शेख हसीना का क्या था, आपका सरकार चल रही थी, तो ये यात्रा जो आपकी की गई है शेख हसीना के जो शासनकाल चले हैं आपके 2009 से, वहां से जो तनाव चलते आ रहा है आपका कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा से आपका यह दौरे से कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव का माहौल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका काफी हद तक कम होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे संबंधों में ऐतिहासिक तनाव। अब देखो ऐतिहासिक तनाव के बारे में बात करें तो सर संबंधों में इनके ऐतिहासिक तनाव कैसे और किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। जैसा कि देखो आपको पता होगा और हमने कई बार इसको क्या किया है, जिक्र भी किया है, जब हम बात करते हैं आपके ना सन 1971 का, तो सन 1971 में क्या होता है आपका, तो पहले देखो जो पूर्वी पाकिस्तान था आपका, ठीक है ना, 1971 की जब बात करेंगे तो याद रखेंगे सर, जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान का जो आपका क्षेत्र था वो आज के समय में आपको किस नाम से जानने को मिलता है, तो बांग्लादेश के नाम से, है ना, किस नाम से हमें देखने को मिलता है, तो आज वर्तमान दौर में हमें ये बांग्लादेश के नाम से क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये काफी तनावपूर्ण स्थिति रही आपकी पिछले कई सालों से, हमें ये देखने को मिलता है कि जब से बांग्लादेश क्या हुआ है, आपका स्वतंत्र हुआ है, तो बांग्लादेश द्वारा सहयोगियों पर मुकदमा चलाने और पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति माफी मांगने के कारण तनाव, यानी कि देखो जो इनके तनाव देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश द्वारा जो सहयोगी हैं इनके हैं उन पर मुकदमा चलाने का आरोप लगा है आपका, और पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति माफी की मांग के लिए भी क्या होते हैं, तनाव आपको देखने को मिले। इसके अलावा बात करेंगे 1975 के अंदर में, तो आप देखोगे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से अविश्वास और गहन हो गया। यानी कि जब 1975 में आपके ना शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, तो उनके हत्या के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो माहौल आपका ये और भी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में चला गया आपका, और भी ज्यादा अविश्वास क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है अभय जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं। चलो इसके अलावा अंतिम हम यहाँ पर एक देखो पॉइंट जो बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे राजनयिक संकट के बारे में, जो कि हमें 2015 में देखने को मिलता है। इसमें देखो कहा गया आपका ना, बांग्लादेश ने आतंकवादी संबंधों के कारण एवं सॉरी आतंकवादी संबंधों के कारण एक पाकिस्तानी, चलिए गुड आफ्टरनून, चलो एक पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान ने 1971 में सहयोगियों को फांसी दिए जाने का विरोध किया। अब देखो जो 2015 में जो हमें राजनयिक संकट देखने को मिलता है, इसके तहत देखो पॉइंट आता है
कि बांग्लादेश ने क्या किया आपका, तो आतंकवादी संबंधों के कारण एक पाकिस्तानी राजनयिक को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उनके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। और इसके बदले देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया आपका, 1971 के सहयोगियों को फांसी देने का क्या कर दिया, विरोध किया। तो ये सारे कुछ पॉइंट आपके हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान के बीच में शुरुआती तौर से ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, तनाव की स्थिति आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आपका बोला गया है क्रमिक सुधार। देखो इसके अंदर में आपका है अगस्त 2024 में शेख हसीना के निष्कासन से पूर्व राजनयिक दूतों की सीमित बहाली की गई। अब देखो रिसेंटली काफी न्यूज में आपका बना भी था पिछले सालों में, है ना, शेख हसीना ने क्या किया था, आपका निष्कासन किया था, उसको अपने देश को छोड़कर उनको जाना पड़ा था। तो उनके पहले जाने के पहले यानी कि उनके निष्कासन के पहले बात करेंगे तो राजनयिक दूतों की क्या होती है, सीमित बहाली आपकी की गई। ये तो कुछ पॉइंट थे आपके जिनको हमने देखा सर किस तरीके से इनके बीच में तनाव आपके रहे हैं। लेकिन बात करेंगे ना हालिया सुधार और समझौते इनके बीच में किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, कुनमुंग में चीन की त्रिपक्षीय व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया गया। यानी कि कुनमिंग में आपके चीन ने कहीं ना कहीं क्या किया, त्रिपक्षीय व्यवस्था बनाई जिसके द्वारा इन चीजों को और सुगम यानी कि सरल बनाने का आपका प्रयास किया गया। इसके अलावा ढाका में क्या होते हैं, हमें समझौते देखने को मिलते हैं। देखो टॉपिक क्या, देखो अभी ये टॉपिक हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना एडिटोरियल का, कि हालिया समय में आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके संबंध क्या हो रहे हैं, आपके बेहतर हो रहे हैं। और इनके जो संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की क्या बात है, वही आपका एडिटोरियल का मेन पॉइंट है। और उसी पॉइंट को लेकर के हम लोग इस एडिटोरियल को आपके डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली आपके ना आईआर के सेक्शन को क्या करता है, कवर करता है। चलिए क्लियर है। चलो तो आगे देखो यहाँ पर बोला गया, देखो ढाका में कुछ समझौते करवाए गए जिसमें देखो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा राजनयिक जो आपके हैं उनके लिए वीजा की क्या की गई, सुविधा आपकी उपलब्ध कराई गई। तो ये पहला पॉइंट जो इनके बीच में संबंध आपके सुधरने को आ रहे हैं। दूसरा, दोनों देशों के मध्य सीधी उड़ाने, मतलब पहले इन दोनों देश के बीच में डायरेक्ट आपका फ्लाइट नहीं चलता था, लेकिन अब इनको बेहतर किया जा रहा है, आपका सीधी उड़ाने आपकी इन दोनों देशों में दी जा रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, यानी कि जो विद्यार्थी बांग्लादेश के हैं उनके लिए छात्रवृत्ति, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, आपका स्कॉलरशिप, है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग सर, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे व्यापार को लेकर के। तो व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय, है ना, वर्तमान को बढ़ावा देने के उपाय सोचे जा रहे हैं आपके कि किस तरीके से इन दो देशों के बीच में आपका व्यापार क्या हो पाएगा, तो काफी तेजी से बढ़ पाएगा। और वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे तो व्यापार जो इन दो देशों के बीच में हो रहा है आपका, वो 1 बिलियन से भी क्या है आपका कम में हो रहा है। इसके अलावा आपको देखो कुछ अनसुलझे मुद्दे भी हैं। जैसे अनसुलझे मुद्दों के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश लगातार इन मुद्दों पर दबाव बना रहा है, यानी कि बांग्लादेश कहीं ना कुछ मुद्दों पर लगातार वो क्या कर रहा है, आपका दबाव भी बना रहा है ना, पाकिस्तानियों के ऊपर। जिसमें जो सबसे प्रमुख आपका है 1971 के नरसंहार के लिए औपचारिक मांग थी। मतलब देखो बांग्लादेश का सिंपल यही कहना है कि भैया देखो 1971 में देखो, जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री थोड़ा बहुत, अगर आपको पढ़े होंगे या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पॉइंट है अगर आपने उसको थोड़ा भी पढ़ा होगा या कहीं कहानी आपने सुनी होगी किसी के थ्रू या कहीं पर किताबों में पढ़ी होंगी, तो आपको देखो अच्छे से पता होगा किस तरीके से नरसंहार किया गया था आपका पश्चिमी पाकिस्तानियों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में। जिस कारण से क्या होता है, बहुत सारे लाखों शरणार्थी क्या होते हैं भारत में शरण लेते हैं, जिस कारण से भारत और पाकिस्तान का हमें 1971 में युद्ध भी देखने को मिलता है। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना क्या करती है, हार मानती है और एक पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश आपका, है ना, बांग्लादेश घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ये जानना है कि ना काफी नरसंहार हुआ था,
यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, हजारों लोगों को क्या किया था, मार डाला था। तो वो बांग्लादेश चाहता है कि भैया उन चीजों के लिए आप ऑफिशियली क्या करो, हमसे माफी मांगो। तो बांग्लादेश इसके प्रति पाकिस्तान सरकार के ऊपर लगातार क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है। इसके अलावा वित्तीय क्षतिपूर्ति, जो हमें वित्तीय क्षतिपूर्ति का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई करो आप। और तीसरा देखो यहाँ पर पॉइंट बोला है, फंसे हुए पाकिस्तानी उर्दू भाषी मुजाहिर का क्या किया जाए, प्रत्यावर्तन हो। तो ये सारे कुछ मुद्दे आपके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्षेत्रीय और सामरिक आयाम क्या है आपके, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश का सार्क को पुनर्जीवित करने का आह्वान, यानी कि बांग्लादेश इस बात का आह्वान कर रहा है कि जो सार्क आपका है, जो दक्षिण एशियाई देशों का आपका एक समूह है, उसको फिर से आपका पुनर्जीवित किया जाए। और यूनिस ने, ठीक है, यूनुस ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर क्या किया है, बल दिया है। और यूनुस ने कहीं ना कहीं कहा है कि जो क्षेत्रीय हमारे सहयोग है ना, आपसी के हमारे सहयोग है, ये काफी हद तक हमारे बीच में मजबूत होने चाहिए। अब देखो यहाँ से भारत की चिंताएं बढ़ती हैं। अब भारत की चिंताएं कैसे बढ़ रही है समझना। पाकिस्तान के राजनयिकों ने कथित तौर पर शेख हसीना विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जमाते इस्माइली कार्यकर्ताओं का समर्थन किया है आपका, जिसके कारण ढाका और इस्लामाबाद के बीच संभावित सैन्य एवं खुफिया संबंध आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके संबंध पाकिस्तान से बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए चिंता का विषय हमेशा ही क्या रहेगा, आपका बना रहेगा। इसके अलावा पॉइंट आता है आपका भारत की सीमित सहभागिता, यानी कि जब यहाँ पर ना भारत के सहभागिता की हम लोग बात करेंगे तो भारत की सहभागिता आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सीमित देखने को मिलती है, जिसमें आप कहोगे भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूनुस और हुसैन से वार्ता की है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक यात्रा या निमंत्रण का आदान प्रदान आपका नहीं किया गया है। ये कुछ पॉइंट है। निर्मिता जी गुड इवनिंग। निर्मिता जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? सॉरी गुड आफ्टरनून। आवाज वगैरह क्लियर है? कैसे हैं बताना एक बार। तो ये कुछ पॉइंट्स आपका जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आईआर की सेक्शन में आपका देखो, अब भारत के लिए निहितार्थ क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए पॉइंट बनता है। क्योंकि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा विषय आपका है। देखो सबसे पहला है भारत के लिए जो निहितार्थ आपका है, इसमें सबसे पहले आपका बोला गया है रणनीति। यहाँ पे नहीं दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? अच्छा, कोई और लोग हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख पा रही है, एक बार बताना। स्क्रीन ठीक है सर। ठीक है मोनिका जी। निकिता एक बार बैक करके वापिस आ जाइए, आपको दिखने लगेगा, नहीं लगेगा तो सर से बोल देना। अभी जी आपको स्क्रीन दिख पा रही है, एक बार बताना मुझे। ठीक है, तो यस करो। तो नहीं दिख रही है जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। एक मिनट रुक जाएंगे निर्मिता जी। अभी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं दिख रही है तो नो टाइप कर दो। चलो अभी जी को भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। देखो ऐसा तो कोई इशू नहीं है नेटवर्क का यहाँ पे। मुझे मेरे इधर नहीं दिख रही है सर, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आई। और अच्छा, जिनको देखो स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, आप लोग एक बार ना वापस से क्या करो ना, ज्वाइन करो क्लास को, तो शायद दिख पाए आप लोगों को। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इंटरनेट का ऐसा कोई नेटवर्क का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से ना लॉग इन करो। ठीक है, शायद आपको ना स्क्रीन दिखेगी बेहतर तरीके से। ठीक है, तब तक मैं रुकता हूँ, आप एक बार कंटिन्यू करो, वापस से लॉग इन कर दो निर्मिता जी। अभी जी बताना क्लियर है स्क्रीन आपको? यस और नो टाइप करना है, अगर क्लियर है तो यस करो, नहीं तो नो करो। मेरे इधर नहीं दिख रही है सर, निर्मिता बोल रही हूँ मैं। आप एक बार वापस से ना ज्वाइन कर लो ना, एक बार आप वापस से लॉग इन कर लो, ज्वाइन कर लो, तो शायद दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। ओके सर, ठीक है। हेलो विभूति जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बताना विभूति, स्क्रीन आपको दिख रही है?
विभूति जी सुन पा रहे हैं? स्क्रीन आपको दिख रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, पीडीएफ नहीं शो हो रही है। पीडीएफ नहीं सो रही? अच्छा, आप लोग ने एक बार ज्वाइन यहीं पे रहना, मैं वापस से एक बार क्या करता हूँ, फिर से लॉग इन ओके। करता हूँ, फिर से मैं करता हूँ, आप लोग यहीं पे क्लास में रहना।